उस जंग का दायरा फैल रहा है। मैं कहता हूं कि अगर जंग के दायरे में फैलना है तो एक दफा फैले, जहां तक फैलना फैले, एक दफा ये कट्टी कट्टा खत्म किया जाए, ये इस्लामिक जहादिस्ट दहशत गर्दी के साथ एक दफा टकराया जाए, इसको खत्म और नेस्त और नाबूद किया जाए, और ये शिकस्त खाएगा, क्योंकि ये माजी की तारीख कुव्वत है। अभी तो इनका मुकाबला करने का टाइम है। दिल्ली की सड़कों से लेके केरला तक की सड़कों पर, बंगाल की सड़कों से लेके कश्मीर की सड़कों तक, इनका सड़कों पर मुकाबला किया जाए। इनके जुम्मे के खुतबों में जाया जाए, और जुम्मे की नमाज में जो ये तकरीरें करते हैं मौलवी, उनको सुना जाए, गिरेबान से पकड़ के इनको घसीटा जाए अगर ये वहां फिरका वरायत की बात करते हैं। जो शख्स भी हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, कश्मीर में मुसलमानों को मजहब के नाम पे दूसरे से नफरत करने का दर्श देता है, उसको मिटा देना चाहिए। उसका कोई हक नहीं है जीवन का, उसका कोई हक नहीं है इस धरती के ऊपर जहर की तरह जो है वो अपने जहरीले असरात छोड़ने का। जहरीली साजी हमें कबूल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। आज बात करेंगे दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर। कुछ मुद्दे और भी हैं, उनको भी जोड़ेंगे अगर समय मिला, लेकिन दो घटनाएं ऐसी घटी हैं जिनसे दुनिया की चिंता इधर बढ़ी है। और यूएन की जो भूमिका हमने यूक्रेन में भी देखी थी कि वो कुछ नहीं कर पाया था, वैसी ही एक भूमिका हम इस समय भी देख रहे हैं, जब गाजा पट्टी और इज़राइल के बीच में ये सब चल रहा है। और इसको भी अब करीब करीब 1.5 दर्जन दिन तो होने वाले हैं, लेकिन यूएन की भूमिका युद्ध रोकने के बजाय, चीज़ों को सुलह सफाई की तरफ ले जाने के बजाय, अगर विवादों को और इंक्रीज करने, बढ़ावा देने वाली हो, तब ये सवाल खड़े होते हैं कि आपके यूएन की जो भूमिका है वो कहीं अप्रासंगिक तो नहीं होती जा रही है। और इसकी भूमिका को लेकर के, इसके रोल को लेकर के सवाल खड़े होते रहे हैं। खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सवाल खड़े किए हैं। इसमें सुधारों की बात भी कई बार उठी है। लेकिन अब तो जो यूएन महासचिव गुटेरेस ने बयान दे दिया है हमास के हमले को लेकर के, जिस तरीके से उसको जस्टिफाइड करने की कोशिश की है, ये कह करके कि चूंकि बहुत लंबे समय से दबाया जा रहा है फ़लस्तीनियों को, तो ये एक आश्चर्यजनक, चौंकाने वाला और अस्वाभाविक हमला नहीं है। एक तरीके से उन्होंने आतंकवादी हमले का समर्थन करके सबको चौंकाया है, अमेरिका को भी, यूरोपियन कंट्रीज को भी, भारत जैसे देश को भी। तो सवाल तो उठेंगे कि यूएन महासचिव कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, विवाद को और बढ़ा क्यों रहे हैं, आतंकवादियों के साथ क्यों खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इस हमले का समर्थन क्यों कर रहे हैं, उसको जस्टिफाइड क्यों कर रहे हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ करके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और एक और घटना हुई है जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेबनान में 3 बड़े आतंकवादी संगठनों के लीडर मिले हैं, और ये 3 हैं इस्लामिक जिहाद, हमास और हिजबुल्लाह। इसका क्या मतलब है? और सुनने में तो ये आ रहा है कि ईरान ने ये बैठक कराई है। तो क्या अब ईरान भी निशाने पर आने वाला है, जो ऑलरेडी अमेरिका के निशाने पर काफ़ी समय पहले से है? तो स्वागत करते हैं मेजर जनरल AK सिवाज सर का। सिवाज सर, बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार सर। और मिर्जा साहब का, अमजद अय्यूब मिर्जा साहब का। मिर्जा साहब, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका, और आप दोनों का को नमस्ते।
शिवाज सर, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ। ये जो गुटेरेस ने बयान दिया है, क्या ये गैर ज़रूरी बयान नहीं है? ऐसे समय इस तरह का गैर ज़िम्मेदाराना बयान देना और कहीं न कहीं यूएन को विवाद में खड़ा कर देना, आतंकवादी घटना का, इस बर्बर क्रूर हमले का समर्थन करना, क्या किसी भी इस तरह के संगठन के महासचिव को शोभा देता है? हाँ, बिल्कुल नहीं। सच्चाई ये है चौधरी साहब कि ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था कि यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस इस टाइप का बयान देंगे, क्योंकि इस यूनाइटेड नेशन का काम होता है कि किसी तरीके से इसका कोई सलूशन निकालना, इसके अंदर कोई ऐसा काम करके कि यहाँ पर जो आग लगी उसको थोड़ा-सा कम करना और जहाँ पर जो इसके अंदर इफ़ेक्टेड हैं उनकी मदद करना। ऐसा तो ये यूनाइटेड नेशन कर नहीं पा रही है और बिल्कुल फेल हो गई है। ऊपर से जो एंटोनियो गुटेरेस ने एक प्रकार जस्टिफाई किया कि ये जो एक्शन है हमास का, इट इज़ नॉट इन वैक्यूम। एक प्रकार से वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक रिएक्शन है कि जो इज़राइल 50-60 साल से एक जुर्म ढा रहा था पैलेस्टाइन पे और उसका रिएक्शन है। क्या वो जस्टिफाई कर रहे हैं 7 अक्टूबर को जो एक प्रकार जेनोसाइड क्रिएट किया है हमास ने, जिस प्रकार से बच्चियों को, छोटे बच्चों को सिर कत्ल कर दिया, उनका उन औरतों के साथ रेप किया, बड़े बूढ़ों को मर्डर किया और जैसे 200 से ज्यादा आतंकवादी जो घुसे थे एक तरफ और 600 एक तरफ, वो कम से कम 220 के करीब हॉस्टेज ही ले गए। क्या इसको वो जस्टिफाई कर रहे हैं? मुझे लगता नहीं कि कोई भी ऐसी ताकत है ऐसे बड़े जो टेररिस्ट एक्शन को जस्टिफाई करे। उसके कहने से 3-4 चीजें उठती हैं आज पूरे वर्ल्ड में। यूं ही सच है कि आज तक टेररिज्म की परिभाषा नहीं बन पाई है। जब सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन की ऐसी भाषा बोलेंगे तो फिर टेररिज्म की परिभाषा कैसे बन पाएगी? दूसरी बात है, उन्होंने आग में घी डालने का काम किया है। जो सिचुएशन अभी पहले ही काफी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, उसमें ऐसा बयान देने से सिचुएशन और खराब होगी, ना कि वो कुछ ऐसा करें कि जिससे यूनाइटेड नेशन की तरफ सब वर्ल्ड देखता है, जिसके ऊपर बहुत फंड आते हैं। ऐसी कार्रवाई करें कि कोई ना कोई जो लोग अफेक्टेड हैं उनकी मदद कैसे हो सकती है। वो तो वो काम कर नहीं सकते, बल्कि ऐसा काम किया है जो कि उनकी शोभा नहीं देता और इस लड़ाई को और बढ़ावा देगा और एक प्रकार से आग के अंदर घी डालने वाला काम किया है। और मुझे लगता है जस्टिफाई कर दिया उन्होंने टेररिज्म का। तो फिर अगर जो एक्शन 7 अक्टूबर को जस्टिफाई करोगे तो फिर 9/11 भी जस्टिफाई हो जाएगा, 26/11 भी जस्टिफाई हो जाएगा। और तो फिर ये जो जितने भी टेररिज्म के एक्शन है वर्ल्ड के अंदर, वो सबको जस्टिफाई कर दोगे आप, तो फिर टेररिज्म तो फैलेगा ही। अगर इस जैसे हम उसको जस्टिफाई करने लगे तो फिर अंत नहीं है इसका। आतंकवाद आतंकवाद है, गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करना बंद करें। जैसे एंटनी ब्लिंकन ने बोला बड़ा अच्छा, चाहे वो आईएसएस का है, चाहे वो बोका हराम का है, चाहे वो 26/11 को हुआ है, 9/11 को हुआ है, या वो लश्कर तौबा ने 26/11 किया था, ये टेररिस्ट एक्शन है और इनको नकारा जाना चाहिए और इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए। तो मुझे लगता है बड़ी दुख भरी बात है कि जिस प्रकार से जो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन ने जो रिमार्क पास किया, मुझे लगता है कि उसके कारण जो लड़ाई है हम टेररिस्ट के अगेंस्ट, काउंटर टेररिज्म की जो लड़ाई है, उसमें काफी कमजोरी आएगी वर्ल्ड के अंदर जो इस प्रकार का स्टेटमेंट है। और दूसरा इसके अंदर एक चीज उजागर होती है कि यूनाइटेड नेशन जो जिस सिचुएशन में आज है वो कंप्लीटली फेल हो गया है। जो उसका चार्टर था वो नहीं कर पा रहा है। इसलिए अब जरूरी है कि जो यूनाइटेड नेशन की रूपरेखा को बदला जाए और इसको अंदर इतना बदलाव डालना चाहिए कि जो कि नई परिस्थितियों को अब वो एक प्रकार से सलूशन निकाल पाए। चौधरी साहब। मिर्जा साहब, बहुत अहम टिप्पणी की है शिवाज सर ने। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो विवाद इस समय हम देख रहे हैं, गाजा पट्टी, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, इसकी जड़ तो कहीं ना कहीं यूएन में ही है। 1948 में
एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, यूएन ने ही इजराइल देश को एक तरीके से मान्यता दी थी, और तब के यूएन में और आज के यूएन में क्या ख्यालों के स्तर पर इतना बदलाव आ गया है कि आप इस तरह की टिप्पणियां करें? इजराइल ने तो बहुत कड़ी टिप्पणी कर दी है यूएन महासचिव के इस बयान पर, और उनका इस्तीफा मांग लिया है कि बहुत ही गैर जिम्मेदार बयान आप दे रहे हैं। तो जो बात अभी सिवास सर ने कही है कि इरिलीवेंट हो गया है यूएन, यूक्रेन के बीच में और रूस के बीच में लड़ाई हो, चीन और ताइवान के बीच में जो कुछ चल रहा है वो हो, या अब हम यहाँ देख रहे हैं गाजा पट्टी और आपके इजराइल के बीच में, यूएन की भूमिका क्या रह गई है? जी, आपका माइक म्यूट है शायद। बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए, जब ये यूनाइटेड नेशन बनाया गया था तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था, और उस वक्त जो है उससे पहले लीग ऑफ नेशंस थी। तो यूनाइटेड नेशन बनाने के वक्त जो दुनिया के ममालिक थे, अमेरिका और ख़ास तौर पर मगरबी यूरोप, इनको इनकी ये ख्वाहिश थी कि अमन कायम हो और मजीद जंगों का जो है वो सद्देबाब किया जाए, यानी उनको ख़त्म किया जाए, उनका रास्ता रोका जाए, जंगों का रास्ता रोका जाए। बाब कहते हैं दरवाजे को, सद्देबाब यानी वो दरवाजे सद किए जाएं, बंद किए जाएं जो जंग के लिए खुलते हैं। और उसी लिए ये सारा बना था यूनाइटेड नेशन कि भाई जो मामलात हैं आपस के, वो यहाँ मंच पे आके आप बात करें, उसको बयान करें और यहाँ पे उसको हल किया जाए। फिर आगे उसी हवाले से जंग की वजूहात को सामने रखते हुए कि गुर्बत और तालीम की कमी की वजह से मुल्कों के अंदर जो है वो जहालत भी है, और उसकी वजह से नई टेक्नोलॉजी से जानकारी नहीं पाते। तो फिर ये बहुत सारे और इदारे इसके जरिए खुले, जिनमें यूएनडीपी, यूनिसेफ, इस किस्म के इदारे। लेकिन मकसद यही था कि जंग को प्रिवेंट किया जाए, जो भी सूरत हाल है उसको आपस में बैठ के तय किया जाए। और इतनी भाईचारगी पैदा की गई उस वक्त मगरबी यूरोप, अमेरिका और ये सारे मुल्कों के, मगरबी जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उनमें, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर किसी एक मुल्क के अंदर कोई ऐसा तूफान आ जाता है, नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, तो हम सब मिलके उस भाई का जो है ना वो करेंगे, हेल्प करेंगे उसको। तो ये ह्यूमैनिटेरियन एड और ये जो जलजला होता है तो सब दौड़ते हैं वहां, ये सारा ये उसी जज्बे के कुछ लेफ्ट ओवर्स हैं जो हम देखते हैं आज भी। अब मसला आ जाता है कि आज का यूनाइटेड नेशन, देखें मैंने कह दिया है कई दफा, ये कहा है कि आज का यूनाइटेड नेशन जो है ये एक ऐसा शेर है जिसके दांत नहीं है, ये एक ऐसा चीता है जिसके पंजों में नाखून नहीं है, ये एक ऐसा गोश्त का लोथड़ा है जिसको देख के इसको जिसने ना छुआ हो वो तो डरेगा। लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस के मतलब है कि जानता होगा, मुलाकात होगी, वो इसकी खोखली हकीकत तो समझ जाएगा। 76-77 साल से तो हम लोग यूनाइटेड नेशन का दरवाजा खटखटा रहे हैं। मैं खुद बनफ्से नफीस कितनी मरतबा जिनीवा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के सेशंस में जा चुका हूं, उनके मुंह पे कह चुका हूं उनको। मतलब है वहां जो लोग जाते हैं ना वो तकरीर करते हैं तो वो जरा अच्छी तकरीर करते हैं कि थैंक यू वेरी मच योर ऑनर, प्लेजर टू बी हियर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि भाई हमें बंद ना कर दें ये। मैं तो वहां जाके उनको कहा उसमें, और मैं वो मौजूद है इंटरनेट पे तकरीरें, मैंने कहा कि आपकी तमाम जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक करारदादें ऑब्सलीट हो चुकी हैं। और आखिरी दफा जब मैं गया था तो मैं उनको ये क्या किया था कि मैं आज के बाद तुम्हारे इस मंच पर नहीं आऊंगा तो कोई आजादी की भीख मांगने या इंसाफ की भीख मांगने, क्योंकि तुम्हारे पास है ही कुछ ताकत नहीं कि तुम किसी को इंसाफ दे सको। तुम्हारे पास वो आंखें नहीं हैं जो जुल्म को देख सकें, तुम्हारे पास वो कान नहीं है जो हमारी फरियादें जिनके अंदर जाएं और तुम उनको सुन सको, तुम्हारे पास जुबान नहीं है जिस जुबान से तुम हमारे लिए, हमारे हक में आवाज बुलंद कर सको। तो मैं उसके बाद नहीं गया। अब ये जो यूएन सेक्रेटरी जनरल का बयान आया है, अगर इसको देखें आप, जनरल साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, बहुत सीधी सीधी बात की है, लेकिन अगर आप इसको देखें तो उसने जो कहा है कि एक ये वैक्यूम जो है
क्रिएट हुआ है उस वैक्यूम का ये नतीजा है। तो ये वैक्यूम किसने क्रिएट किया? अगर मैं मान लूं वैक्यूम पे आते हैं, मान लूं तो ये वैक्यूम तो फिर यूनाइटेड नेशन ने खुद पैदा किया ना। ये तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि गाजा के ऊपर जो कुछ आज हो रहा है ये यूनाइटेड नेशन करवा रही है, उसकी वजह से हो रहा है। जो हमास ने किया वो भी यूनाइटेड नेशन की वजह से हो रहा है। तो देखिए इसमें मैं आपको यहाँ ये पहले इसका जवाब दे दूं, फिर मैं जरा आगे चलता हूं कि जी गाजा तो 2000 जी कुछ फरमा रहे हैं आप? जी जी, नहीं नहीं, आप प्लीज। अच्छा, देखिए गाजा तो 2005 से इजराइल ने वापस कर दिया फलस्तीनियों को, वेस्ट बैंक भी वापस कर दिया। एक जगह महमूद अब्बास बैठा हुआ है, एक जगह हमास बैठी हुई है। जाके उन बेचारों की हालत देखी। इनके जो लीडर हैं वो दोहा में बैठे हैं, कोई जॉर्डन में बैठे हैं, वो तो गाजा आते ही नहीं है, ना वेस्ट बैंक आते हैं, वो तो वहां से बैठ के सियासत कर रहे हैं। मर तो अवाम इनकी रही है, जिनको इन्होंने ढाल बनाया हुआ है, जिनके नाम पर ये भत्ता ले रहे हैं यूनाइटेड नेशन से भी और दूसरे मुल्कों से भी, जिनमें सऊदी अरेबिया, कतर, ये सारे मुल्क शामिल हैं। ये पैसा देते हैं हमास को भी और उसको क्या नाम है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को भी। इनकी मिलिट्री ट्रेनिंग सारी पाकिस्तान की आर्मी कर रही है काकूल एकेडमी में। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप ये कहते हैं कि एक वैक्यूम था तो मुझे वो वैक्यूम दिखाया जाए, क्योंकि ये तो 2005 से वापस किया हुआ, 2007 से वह हमास बैठी हुई है और हमास को जितने पैसे दिए गए हैं, ये कोई हकीकत में अगर ये पैलेस्टीनियंस के खैर ख्वाह होता है तो इस वक्त पर कैपिटा इनकम दुनिया में सबसे ज्यादा पैलेस्टीनियंस की होती। उनकी आबादी इतनी कम है, दुनिया में तालीम सबसे ज्यादा जो है वहां पे पॉपुलेशन के हिसाब से परसेंटेज होती तालीम की। हेल्थ सिस्टम दुनिया का बेहतरीन हेल्थ सिस्टम होता है, 21-22 लाख तो उनकी आबादी है और अरबहा डॉलर इनको दिए गए हैं। जो हमास ने क्या किया उससे, जो इनको रोटी दी इजराइल ने, जो इनको पानी दिया, जो इनको तेल दिया, जो इनको पैसे दिए, और फिर इनके लोगों के लिए जो 6 क्रॉसिंग पॉइंट इजराइल के अंदर जो आते हैं खोले कि आओ इधर जॉब करो, यहां से तनख्वाहें ले लो, पैसा कमाओ, लाइफ को बेहतर करो, वो सारा कुछ इन्होंने इस्तेमाल किया है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने के लिए, और छुरियां, चाकू, तलवारें और क्लैशनकोफे खरीदने के लिए, और रॉकेट लॉन्चर बनाने के लिए, और रॉकेट मिसाइल खरीदने के लिए। तो पहली बात तो ये है कि ये बात बिल्कुल गलत है कि ये जो है एक्सपेक्टेड था कि ये वैक्यूम क्रिएट हुआ है और उसकी वजह से जो है ऐसा हो रहा है। ये उसका जो बयान है, ये देखें ना, ये बिल्कुल गलत बयान उन्होंने दिया है, और कि भाई ये दिस अटैक डिडंट हैपन इन वैक्यूम। भाई मुझे बताएं ना कि कैसे हो गया, जब क्या शिकायत है उनको, क्या शिकायत है फलस्तीनियों को इजराइल से कि ना तुम्हारे किसी काम में मुदाखलत, ना कोई दखल अंदाजी, तुम्हें दे दिया, चलाओ उसको। और फिर ये गाजा की पट्टी और वेस्ट बैंक जो है, अगर ये अक्लमंद होते तो इसको ये ऐलान करते कि ये पैलेस्टीनियन पैरेलल स्टेट बनाते, इसको जो 2 स्टेट का इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है, उसकी तरफ आगे बढ़ते। ये तो नहीं बढ़े। इनके तो जेहन में एक ही चीज है, जहां यहूदी मिले कत्ल कर दो और इजराइल को खत्म कर दो, बर्बाद कर दो, नक्शे से मिटा दो। देखिए बात ये है कि इन्होंने ये कहा है कि जो सेक्रेटरी जनरल है उसने कहा है कि दिस इज रिजल्ट ऑफ 56 years ऑफ सफोकेटिंग ऑक्यूपेशन, यानी इजरायली ऑक्यूपेशन। मुझे बताया ना किधर है ऑक्यूपेशन, और बताओ तो सही ना। ऑक्यूपाई तो किया हमास के गुंडों ने, ऑक्यूपाई तो किया ये जो महमूद अब्बास और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंदर जो माल खाने वाले लोग बैठे, इन्होंने। अब इजराइल ने बिल्कुल सही किया है, उन्होंने, अभी मैं देख रहा था, उन्होंने इजराइल ने ऐलान किया है कि जो यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल्स हैं हम उनको सबक सिखाएंगे, और सबसे पहले तो उन्होंने उनको अब वीजे देने से इनकार कर दिया। कोई भी यूनाइटेड नेशन का ऑफिशियल जो है उसको अब इजराइल का वीजा नहीं मिलेगा। और जो जनरल साहब ने फरमाया, मैं इसी बात पे बात खत्म करता हूं कि ये वक्त आग पर तेल फेंकने का नहीं है, ये आग बुझाने का वक्त है। क्योंकि चाहे गाजा में कोई मर रहा है, चाहे उधर मर रहा है इजराइल में, मर इंसानियत रही है। और इस वक्त हमें बहुत
हर वो काम करना चाहिए जिससे ये मामला ठंडा हो। मोहल्ले में लड़ाई हो तो बैठ के देखते हैं कि कौन जीतेगा, नहीं, कोशिश करते हैं लड़ाई को ठंडा करें, बिठाएं, बात करें, क्या हुआ उसके मुताबिक कोई फैसला करें। लेकिन ये जंग अभी चलेगी, ये जंग अभी बढ़ेगी, और वो मेरा ख्याल है आपके इसी प्रोग्राम में दूसरी सेक्शन में आप शायद डिस्कस भी करेंगे, तो उस वक्त तक मैं बैक टू यू सर। जी जी मिर्जा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही अहम बातें कही हैं। और शिवाज सर, एक अगले मुद्दे पर जरा चलते हैं। मैं आपको एक हेडलाइन दिखाता हूं और इससे पता चलता है कि एक्चुअल में यूनाइटेड स्टेट तो पूरी तरीके से इरिलीवेंट हो ही गया है। जो दुनिया की और ताकतें हैं, ऐसा लगता है कि वो भी इस पूरे मसले को बस मूक दर्शक बनकर के देख रही हैं। ये हेडलाइन देखिए, आज की ही है। हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामिक जिहाद की लेबनान में मीटिंग, ये बैरूत में हुई है। तीनों गुटों को साथ लाने में ईरान कामयाब, इजराइल के खिलाफ साझा रणनीति तैयार। ये मीटिंग के दृश्य हैं दर्शकों के सामने, जिसमें इन तीनों आतंकवादी संगठनों के जो सरगना हैं वो बैठे हुए विचार विमर्श कर रहे हैं आपस में कि इजराइल के खिलाफ एकजुट होकर के किस तरीके से लड़ा जाए और उधर से जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं उसका मुकाबला कैसे किया जाए। मैं ये जानना चाहता हूं शिवाज साहब कि ये जो कुछ चल रहा है इस समय, और जिस tariके से ईरान, कतर, तुर्की, कुछ हद तक रूस और कुछ दूसरे देश ये एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इनके खिलाफ ये जो आतंकवादी संगठन हैं ये भी इन कहीं ना कहीं इनसे समर्थन हासिल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपने लड़ाकू विमान भेजे हैं, अमेरिका का जो युद्धपोत बिल्कुल। है वो भी अब मध्य सागर में उतर चुका है। तो ऐसे में आप किस दिशा में जाते हुए इस पूरी लड़ाई को देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। देखो चौधरी साहब, इसमें कोई शक नहीं कि इस लड़ाई के अंदर ईरान ने एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। और अगर सच्चाई ये है कि चाहे वो हिजबुल्लाह हो या हमास हो, इसकी ट्रेनिंग, इसकी फंडिंग और इसके जो भी हथियार मिले हैं, ये ईरान की तरफ से आए हैं और ईरान की मिलिट्री इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप है। मगर इस लड़ाई के अंदर ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। उसको पता है कि अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप लगा दिए हैं मेडिटेरियन सी में, जिसके करीब 30 के करीब शिप्स हैं, 15,000 के करीब सैनिक हैं। तो ये जो कार्रवाई है ये बिहाइंड द कर्टन करेगा। अभी भी सुनने में आया काफी हथियार भेजने की कोशिश हो रही है ईरान से, दोनों हिजबुल्लाह को भी, हमास को। ये जो मीटिंग हुई है लेबनान के अंदर, जिसके अंदर हिजबुल्लाह भी था, हमास भी था और इस्लामिक जिहाद था, तो ये नॉन स्टेट एक्टर जिनको कहते हैं, ये इकट्ठे मिलना चाहते हैं कि अगर इजराइल जो है डायरेक्ट अटैक करता है, ग्राउंड ऑफेंसिव हमास पे, तो फिर ये सारे के सारे अटैक, बल्कि हिजबुल्लाह ने तो अटैक पहले स्टार्ट कर दिए हैं, जो नॉर्थ साउथ ऑफ लेबनान से वो फायरिंग कर रहे हैं और इसका जवाब इजराइल दे रहा है। मगर हमें ये समझना चाहिए जो हिजबुल्लाह है उसकी काबिलियत तो क्षमता हमास से बहुत ज्यादा है, उसके पास हथियार भी ज्यादा है, उसके पास मैन पावर भी ज्यादा है। और इसी प्रकार इस्लामिक जिहाद का जो एक प्रकार से दायरा है वो बड़ा है। और इसके अंदर यही नहीं, ये भी लगता है जो हौती रिबल है यमन से, उन्होंने भी आज फायर किया है, और कहीं ना कहीं सीरिया से भी फायर आया है आज इजराइल की तरफ। तो मुझे लग रहा है ये धीरे धीरे इसका कहीं ना कहीं लड़ाई का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, और ये एक बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसे ही धीरे धीरे जब बढ़ता जाता है तो फिर कई चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। देखो, ये सच्चाई है कि जैसे टर्की के भी आज आपने नाम लिया, जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं रिसेप एर्दोगन, उन्होंने भी एक बड़ी स्टेटमेंट जो दी है, हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल। हाँ वो जो एक प्रकार से बिना सोची समझी स्टेटमेंट है,
जहां पर उसने कहा कि हमास इज नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये फ्रीडम फाइटर है। तो उन्होंने एक प्रकार से उन्होंने भी टेररिज्म को जस्टिफाई कर दिया। तो फिर वो जब स्वीडन और फिनलैंड ने को वो नाटो का हिस्सा इसलिए नहीं बनने थे कि वहां पर जो कर्दिश फ्रीडम फाइटर जिनको बोलता है फिनलैंड और स्वीडन, और टर्की बोलता है ये टेररिस्ट है, इनको आप श्रेय दे रहे हो, उनको तो ये टेररिस्ट कहते हैं। मगर हमास जिसने इतना बड़ा कांड किया 7 अक्टूबर को, बच्चों को मारा, बूढ़ों को मारा, औरतों को मारा, औरतों के साथ रेप किया, मरी हुई औरतों के साथ रेप किया, उसको वो फ्रीडम फाइटर बोलते हैं। तो ये कहाँ जाएगा वर्ल्ड अगर ऐसी सोच होगी? तो ये सच्चाई दोहरा मापदंड, अपने को तो वो टेररिस्ट हैं जो कि कुर्दिश को, और इनको ये फ्रीडम फाइट। तो ये भी सच्चाई है कि आज टर्की के जो अभी प्रेसिडेंट को इजराइल जाना था वो उसको कैंसिल कर दिया है, वो इसकी वजह ये। हाँ, ये सच्चाई है कि अभी तो ऐसा नहीं लग रहा ये लड़ाई रीजन में रहेगी, क्योंकि इसके अंदर हिजबुल्ला आएगा, इस्लामिक जिहाद आएगा, होती रिबल आ सकता है सीरिया, पर इससे आगे बढ़ने के चांसेस कम है। मगर ये लड़ाई अगर लंबी खिंची तो इसके अंदर और भी एक्टर कैरेक्टर आ सकते हैं, ये सच्चाई है। आपने जो बताया रूस का नाम, मुझे लगता है रूस जो है वो बड़े सोच समझ के चल रहा है, क्योंकि रूस भी अपने रिलेशनशिप इजराइल से खराब नहीं करना चाहता। इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री बहुत डेवलप है, उसकी जो मदद अगर आप देखें, उसके डायरेक्ट रिलेशन रूस से भी अच्छे रहे हैं, उसके चीन से भी अच्छे रहे हैं। इनको इनडायरेक्टली फायदा हो रहा है, क्योंकि चीन को इसलिए हो रहा है कि जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट ये जो भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा था, और जो एक बीआरआई को चैलेंज करता, वो अभी थोड़ा खटास में पड़ जाएगा, क्योंकि जो सिचुएशन अभी बिल्डअप हुई है मिडिल ईस्ट में। इसी प्रकार से जब ये लड़ाई बढ़ती जा रही है तो जो फोकस था यूक्रेन रूस की लड़ाई उस पर कम हो जाएगा, और फोकस यहाँ होगा, ये रूस के लिए थोड़ा फायदे का। पर मुझे लगता नहीं कि रूस किसी तरीके से ऐसे डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, क्योंकि उसको भी पता है इजराइल की अहमियत क्या है। इसी प्रकार चीन को जो देश इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है डायरेक्टली इमीडिएटली वो है ईरान, क्योंकि ईरान जो है वो एक प्रकार कट्टर दुश्मन है इजराइल का, और वो चाहेगा, मगर वो इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि अमेरिका ने उसके ऊपर काउंटर किया है। अगर आप देखें कि आज एक स्टेटमेंट एंटनी ब्लिंकन ने दी है, और ये भी उन्होंने कहा कि जो आपका ग्राउंड ऑफेंसिव है उसको थोड़ा सा डिले करें, क्योंकि अब अमेरिका को भी लगने लगा है कि उसके जो बेसिस है सीरिया में, इराक में, वो भी अंडर थ्रेट है। तो उसके लिए एयर डिफेंस सिस्टम वो लाना चाहते हैं, तो उन्होंने किया। और मुझे लगता है कि इवन ये होने के बावजूद भी जो ग्राउंड ऑफेंसिव है वो इतनी जल्दी नहीं आएगा, उसमें टाइम लगेगा। उसकी वजह यही है, जब तक ये 200 से ज्यादा होस्टेजेज हैं इनके ऊपर क्लैरिटी नहीं मिल जाती, तब तक कोई ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं होगा। तब तक और सिविलियन वहां से मूव नहीं कर जाते और सॉफ्टनिंग अप नहीं हो जाती। तो ओवरऑल मुझे लगता है ये एक नई डेवलपमेंट है, जहां ये नॉन स्टेट एक्टर हिजबुल्ला, हमास और इस्लामिक जिहाद मिलके एक प्रकार से कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और लेबनान इसको फैसिलिटेट कर रहा है, ईरान इसको फैसिलिटेट कर रहा है। आगे क्या सिचुएशन का वो समय बताएगा। मुझे लगता है कि एक बड़ी फ्लूइड सिचुएशन हो रही है। ये लड़ाई किस दौर तक जाएगी इसका भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रकार से एक्टर्स और कैरेक्टर इसमें बढ़ते जा रहे हैं वो एक चिंता का विषय है। चौधरी साहब, बहुत सही आकलन आपका है शिवाज सर। मिर्जा साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन साहब का एक बयान में देख रहा था, उन्होंने कहा है कि इजराइल जो है वो अभी जमीनी हमले की तैयारी नहीं कर रहा है, पर हमास पहले बंधकों को छोड़े, उसके बाद सीज फायर पर बात करे। तो ये तो है एक भलमनसात की बात, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनका कहना ये है कि 3 तरफ से इनकी घेराबंदी इजराइल ने कर ली है, और एक भी आतंकवादी बच कर के भाग नहीं सकता है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है। हालांकि हल्ला मचाया जा रहा है, छाती पीटी जा रही है, जी बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है,
अस्पताल में ताले पड़ रहे हैं, उनको जो है उस तरह की मदद नहीं मिल रही है। मतलब इनको पीड़ित दिखाने की कोशिश की जा रही है, और जो इनकी हिमायत ले रहे हैं वो इनको नसीहत नहीं दे रहे हैं कि आप सरेंडर करिए या हमले बंद करिए या बंधकों को छोड़िए, ताकि युद्ध विराम पर, सीज फायर पर बात आगे बढ़ सके। तो ऐसी सिचुएशंस में आप क्या देख रहे हैं? जो वहाँ एक्सपर्ट हैं उनका कहना ये है कि टाइम लग सकता है, लेकिन इस बार इज़राइल के साथ पूरा यूरोप खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, अमेरिका खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, कई और देश खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और सब चाहते हैं कि ये जो हमास का टंटा है ये खत्म हो। बहुत शुक्रिया चोई साहब। पहले तो बात ये देखें कि इजराइल जो है ना, इसको हमें समझना पड़ेगा कि इजराइल अरब की आंख में कांटे की तरह क्यों चुभता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो जमीन है इजराइल, ये तो आज से 3500 साल पहले भी यहूदियों की थी, ठीक है, और आज भी यहूदियों की है। सिर्फ द स्टेट ऑफ इजराइल यानी इसको एक मुल्क की शक्ल जो है वो 1948 में दी गई। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप इजराइल के चारों तरफ देखें तो आपको वहां मलूकियत नजर आएगी, यानी बादशाहते हैं, टोटलिटेरियन रिजीम्स हैं। कहीं पे भी कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्लियामेंट नहीं है, कोई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि वहां की बादशाहतें अपने अवाम के ऊपर एक सजा का एक ऐसा खौफ जो है वो तारी करके हुकूमत कर रहे हैं कि वहां कोई मतलब है कि आपने कभी सुना है कि वहां पे सवाई स्प्रिंग जब मूवमेंट चली थी जिसमें मिस्र वगैरह तुनीसिया शामिल हो गए थे, वो बहरीन में शायद एक कुछ मुजाहरे निकले या दुआ में शायद निकला होगा, लेकिन जनरली स्पीकिंग एज अ ट्रेंड कभी सुना है सऊदी अरेबिया में जनाब वो हाजियों की तादाद ज्यादा होने के खिलाफ जो है वो मुजाहरा हो गया है, या सऊदी अरेबिया में जो है औरतों को गाड़ी चलाने की इजाजत देने के लिए मुजाहरा किया गया है, या किसी और मुल्क में? नहीं सुना, क्योंकि वहां पे बड़ी सख्त सजाएं हैं और सर कलम किए जाते हैं और बड़ा कुछ किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये है कि इस टोटलिटेरियन समुंदर में एक जमहूरियत का एक नमूना, एक जजीरा मौजूद है जहां पे LGBT राइट्स भी हैं, औरतों के भी बराबरी के हकूक हैं, जहां जो है वो लोग वोट डाल के हुकूमत बनाते भी हैं, हुकूमत को वोट के जरिए गिराते भी हैं, प्रेस की आजादी भी है, फ्रीडम ऑफ हर चीज है। और ये मत समझें आप कि वहां पे सिर्फ यहूदी हैं जो इजराइल में रहते हैं, वहां अरब्स भी रहते हैं भाई, अरबों की भी बस्तियां हैं इजराइल के अंदर, वो भी रहते हैं। तो एक तो ये है कि कोहैबिट करना यानी को एग्जिस्ट करना, ये भी आपको इजराइल में नजर आता है कि भाई अगर इजराइल में अरब और यहूदी इकट्ठे रह सकते हैं पुरअमन और एक जगह पे जॉब भी कर सकते हैं और एक रियासत के कानून के ताबेदार भी हो सकते हैं, तो फिर बाकी अरब मुल्कों में भी तो यहूदी अगर चले जाएं तो वो कोई मसला नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर जो फैक्टर माजी में रहे हैं ऑटोमान एम्पायर के जमाने से, वो सुएज कनाल के कंट्रोल के हवाले से, और उसमें पैलेस्टीन का जो खिता है इसका क्या रोल होगा, और ये उसको छोड़ दें। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जितने लोग एक्सक्यूज मी जितने लोग इजराइल के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं, जरा उन पे नजर डाल लेते हैं। सीरिया की सरकार, ठीक है, ईरान की सरकार, ये हिजबुल्ला, हमास, ठीक है, और अर्दगान जो तुर्की को एक दफा फिर सल्तनत उस्मानिया के रूप में देखना चाहता है, जो बुनियादी तौर पर एक टर्किश शावनिस्ट है, जो इकोनॉमिक एक्सपेंशनिज्म के जरिए जो है वो अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है उसको तुर्की से बाहर फैलाने की कोशिश मुसलसल कर रहा है, जिसमें मलेशिया और पाकिस्तान में तो उसका ऑलरेडी बहुत इन्फ्लुएंस है। तो ये सब वो लोग हैं जो गैर जमहूरी हैं, जो
मिडीवल टाइम्स के यानी कुरून वस्ता के जमाने के, यानी कि आज से 1000 साल पुरानी जो तरीकाकार था हुक्मरानी का, ये उसको उसके साथ सहमत है और उसी के जरिए ये अपने लोगों के ऊपर, मुझे बताए ना, गजा में 2007 से हमास है, कितने इलेक्शन करवाए हैं हमास ने गजा में? मुझे बताएं, ईरान में जो इलेक्शन होते हैं वो कभी आप पढ़े ना उसके क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के लिए कि कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है और कौन सा नहीं ले सकता, वो पढ़े बिल्कुल आप। बिल्कुल। उसके अंदर इतनी पाबंदियां हैं और इतने उसके अंदर वो है, और फिर वो कैंडिडेट अप्रूव अवाम से नहीं होते, वो कैंडिडेट उनकी सुप्रीम काउंसिल जो है उसमें वो जाते हैं नाम। वहां पे सुप्रीम लीडर अगर कह दे कि नहीं नहीं ये कैंडिडेट नहीं इस्लामी जो है रवायात के तहत पूरा उतरता क्राइटेरिया पे, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। यानी कि इंतहाई गैर डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो है, तारीख की सिविलाइजेशन की डार्केस्ट फोर्सेस इजराइल के खिलाफ आपको नजर आएंगे। दूसरी तरफ वो मैशते हैं जिनको खुद पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के मुसलमान कहते हैं कि जनाब बिल्कुल इस्लामी निजाम है, सिर्फ कलमा नहीं इन लोगों ने पढ़ा हुआ, गोरों ने। यूके आते तो कहते हैं बिल्कुल इस्लामी निजाम है हमारा, जो यहाँ पे सोशल वो है, क्या उसको कहते हैं, सोशल सर्विसेज का सिस्टम है, जिसमें जॉबलेस को भी अलाउंस मिलता है, घर का किराया ना हो तो सरकार घर का किराया देती है, सारा कुछ है। तो वो कहते हैं कि ये तो बैतुल माल का कॉन्सेप्ट है, ये सारा इस्लामी निजाम चल रहा है यूरोप में, लेकिन कलमा नहीं पढ़ा इन्होंने। तो भाई अगर ये इस्लामी निजाम चल रहा है तो आज आप उस इस्लामी निजाम जहां नाफिज है उन मुल्कों के ऊपर आप हमला आवर हो रहे हैं। ये मुसलमान मुल्क, उन मुल्कों पे हमला कर रहे हो, उन मुल्कों के खिलाफ सफरा हो रहे हो जिसको तुम खुद कहते हो, मैं नहीं कहता, तुम कहते हो कि ये इस्लामी निजाम के तहत जो है ये कायम हुए हैं यूरोप के मुल्क, यहाँ पे इंसाफ है, समाजी इंसाफ है, यहाँ पे सेहत का ध्यान रखा जाता है, तालीम का, रोजगार का। तो एक तरफ वो दुनिया इकट्ठी हो रही है जो इंसान की एहतराम वाली दुनिया है। देखे ना, यूरोप में अगर आप कोई आ जाता है यहाँ पे, सिर्फ आपको एयरपोर्ट पे ये कहना होता है कि मैं जिस मुल्क से आ रहा हूं वहां मेरी जान को खतरा है, मुझे पनाह चाहिए। वो दूसरा सवाल नहीं पूछते, दूसरा सवाल नहीं पूछते। मैंने पार्ट टाइम शुरू में जब मैं आया था तो मैंने पार्ट टाइम यहाँ इमिग्रेशन में एज अ ट्रांसलेटर भी काम किया है, कॉन्ट्रैक्ट पे। तो वो मैंने देखा है, आपको एक कमरे में बिठा देंगे, 2-3 घंटे आपका इंटरव्यू होगा, चाय पानी रोटी देंगे आपको, फिर वहां 3 घंटे लग जाए, 5 घंटे, 6 घंटे लग जाए आपको, जब तक आपकी रिहाइश का बंदोबस्त नहीं करेंगे आपको एयरपोर्ट से नहीं जाने देंगे। फिर आपको वहां इज्जत से बिठाएंगे, छोड़ के आएंगे, फिर आपसे। आज भी ये जो स्कॉटलैंड का चीफ फर्स्ट मिनिस्टर है, जो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर होता है, उसने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा है, उसने कहा कि गाजा से जो भी कोई यहाँ आएगा हमारे दरवाजे रिफ्यूजीज के लिए खुले हैं। उस पर काफी ले दे हुई है, वो अलग मसला है। लेकिन यहाँ एक कल्चर डेवलप हुआ ना, यहाँ एक कल्चर डेवलप हुआ, डेमोक्रेटिक कल्चर, जहाँ इंसानी इकदार की जो कदर है वो बहुत ज्यादा है। तो एक तरफ ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं जो उस सिविलाइजेशन को बचाने के लिए मिडिल ईस्ट में इजराइल की शक्ल में, और दूसरी तरफ वो ताकतें इकट्ठी हो रही हैं जो काली अंधेरी ताकतें हैं, टोटलिटेरियन ताकतें हैं, माजी की ताकतें हैं, जो इस ये जो फूटा है शगुफा, ये जो फूल का बड निकला है मिडिल ईस्ट में इजराइल की शक्ल में, इसको मसलने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। मैं इतना कहूंगा, इससे ज्यादा नहीं। बाकी देखें, सीरिया में डमास्कस और अलेपो का जो हवाई अड्डा है वो बर्बाद कर दिया इजराइल ने पहले। तो ईरान के जहाज वहां नहीं उतर सकते, बाकी जिधर मर्जी उतरे, लेकिन सीरिया शामिल हो सकता है। लेबनान जो है उसको बार बार चुनौती दी है, अगर तो हिजबुल्लाह ने कोई शरारत बड़ी कर दी तो फिर तो ये समझे कि बैरूत भी गया। इसी तरह से फिर ईरान है, ईरान जो है मेरा नहीं ख्याल डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, लेकिन जिस तरह वो कर रहे हैं कि असला भेज रहे हैं या तड़ियां लगा रहे हैं, या वो अभी तो वो ही करेगा, क्योंकि उनको 10 साल इराक की जंग का भी तजर्बा है कि जंग जो है वो मुल्क की कितनी तबाही लाती है। फिर आ गया आपका ईरान, सॉरी इराक में तो आज खबर आई है कि वहां पे ऑलरेडी उन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं अमरीकियों के ऊपर। 24 अमेरिकन जो है वो जख्मी हुए हैं वहां पे। तो ये फैल रही है जंग।
जनरल साहब का जो खदशा है वो बिल्कुल सही है। आखिर मैं तो फौजी नहीं हूँ, वो तो फौज की हर चीज को समझते हैं। वो जंग का दायरा फैल रहा है। मैं कहता हूं कि अगर जंग के दायरे में फैलना है तो एक दफा फैले, जहां तक फैलना है फैले। एक दफा ये कट्टी कट्टा खत्म किया जाए, ये इस्लामिक जहादिस्ट दहशत गर्दी के साथ एक दफा टकराया जाए, इसको खत्म और नेस्त और नाबूद किया जाए, और ये शिकस्त खाएगा, क्योंकि ये माजी की तारीख कुव्वत है, ये माजी की तारीख कुव्वत है। ये खत्म हो जाएंगे और इनके साथ हम लड़ेंगे मशरिक वुस्ता में, हम लड़ेंगे ईरान में, हम लड़ेंगे यूरोप में, हम लड़ेंगे कश्मीर में। जहां ये सांप सर उठाएगा इसका सर कुचलेंगे। चाहे यूनाइटेड नेशन कुछ भी भले कहता रहे या इंटरनेशनल जो ये इदारे हैं ये कुछ भी कहते रहे, हकीकत ये है कि आज दुनिया दो जिन कैंपों में तकसीम हुई है, एक कैंप जो है वो सच्चाई का है और एक कैंप जो है वो झूठ का है। एक कैंप सच्चाई के जरिए आपको तरक्की की तरफ लेके जाता है, ज़हनी आज़ादी की तरफ लेके जाता है। दूसरा कैंप आपको झूठ के जरिए आपके आदर्शों को खत्म करता है, आपके अंदर के इंसान को खत्म करता है, आपको एक हैवान और एक इंसान के ऊपर जुल्म और कत्ल गारत करने वाले रोबोट में तब्दील कर लेता है। फैसला लोगों ने करना है कि वो किसके साथ खड़े होना चाहते हैं, जज्बात का नहीं, हकायक को देख के फैसला किया जाए। मिर्जा साहब, आपने तो वो बात कह दी जो मैं आखिर में पूछने वाला था। सिवाज सर, मैं आपके पास आता हूँ। अंधेरी रात का भी तो एक समय होता है निर्धारित, और सूरज के निकलने का भी एक समय निश्चित होता है। कभी कभी रात लंबी हो जाती है, कभी कभी लगता है कि अंधेरों का जो राज है वो कुछ ज़्यादा ही लंबा खिंच गया है। तो ये जो कुछ हम देख रहे हैं इस समय, ये हमें पता लग रहा है कि फैलेगा, ठीक तरीके से फैलेगा। मेरे पास एक खुफिया एजेंसी के अधिकारी का फ़ोन आया था करीब 5 या 6 महीने पहले, और उसका कहना ये था कि साहब, वैश्विक स्तर पर यानी ग्लोबली तैयारियां हो रही हैं 2025 के लिए। ये जो इस्लामिक टेररिज्म है और ये जो एक्सट्रीमिस्ट कंट्रीज़ हैं, उनके जो मुखिया हैं, शायद 2025 में जो दुनिया भर की ताकतें हैं वो इकट्ठा इन पर एक्शन करने वाली हैं। और अगर इस तरह के एक्शन होते हैं तो आपको क्या लगता है ये कितनी बड़ी चुनौती होगी और ये एक्शन किस तरह का हो सकता है? हाँ देखो चौधरी साहब, इसमें कोई शक नहीं कि अभी भी जो एक्शन होगा, मुझे लगता है ये भी एक इस्लामिक स्टेट की टाइप के जितने भी ग्रुप हैं, चाहे तो आपका हमास है, हिजबुल्लाह है, होती ग्रुप है, बोका हरम है, ये सारे के सारे इस्लामिक टेररिज्म के साथ ही लिप्त हैं। और ये सच्चाई है कि अगर वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी थ्रेट है तो वो टेररिज्म की, और 70 से 80% जो ये टेररिज्म जो है इसके अंदर ये इस इलाके में ही है जो कि इस्लामिक टेररिज्म से कनेक्टेड है। तो ये सच्चाई है। अगर आने वाले समय में वर्ल्ड एक पीसफुल जगह बननी है तो आतंकवाद का सफाया तो करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई अभी स्टार्ट हुई है इजराइल वर्सेस हमास, इसके अंदर अगर जब तक ये हिजबुल्लाह, हमास और आपका ये इस्लामिक जिहाद का खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। अब कई एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि भाई आप कभी भी किसी भी टेररिज्म या टेररिस्ट ग्रुप को खत्म नहीं कर सकते। वो एक प्रकार सोच है, वो दूसरी जगह हो जाएगी। अगर आप ऐसे ही सोचेंगे तो फिर तो आप टेररिज्म के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। उसका किसी ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि आप यही बात श्रीलंका को भी बोलते थे कि जो एलटीटी है उसको खत्म नहीं कर सकते आप, एलटीटी रहेगा। 2009 में श्रीलंकन आर्मी में जहां हम फेल हो गए थे, भारत की फौज भी गई थी और मैं वहां पर लड़ा हूं 6 महीने, और मुझे पता है कि कितना मुश्किल है उन आतंकवादियों से लड़ना एलटीटी का जाफना के मुंह में। मगर श्रीलंकन आर्मी ने 2009 में उसको जड़ से साफ कर दिया।
और 2009 है, आज 2023 है, 14 साल हो गए, अभी तक वो सर नहीं उठा। इसका मतलब ये कहना बिल्कुल गलत है कि आप आतंकवाद को सफाया नहीं कर सकते, आप जाएं तो मुझे लगता है जो इजराइल की ये स्ट्रेटेजी है और इजराइल ने जो अब बोला है और वो उसमें दम है कि भाई दोबारा हम 7 अक्टूबर नहीं होने देंगे और उसके लिए हमें इसको बिल्कुल नष्ट करना ही पड़ेगा, कोई भी अंदर आ जाए। अगर हमने अब छोड़ दिया तो फिर ये 7 अक्टूबर हो सकता है, इन्होंने सपनों में नहीं सोचा था, मुसाद भी फिर। मुझे लगता है ये आतंकवाद के अगेंस्ट एक डेलिबरेट एक्शन होगा और इसके अंदर बहुत ज्यादा देश इकट्ठे खड़े हैं। पूरा यूरोप आज इजराइल के साथ खड़ा है, भारत जैसे देश कई हैं जो कि आपके साउथ एशिया में हैं और बाकी जो कि एशियन कंट्री हैं, चाहे जापान है, चाहे साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब खड़े हुए हैं, ये अगेंस्ट खड़े टेररिज्म के। और उनको लगता है हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है, हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ग्रुप है और आपका इस्लामिक जिहाद टेररिस्ट ग्रुप है और जो आपका होती हैं यमन में वो एक टेररिस्ट है, बोका हरम ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनके पीछे अभी जाया जा रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है, इसको सफाया होना चाहिए। और मुझे लगता है स्पेशली अभी हमास और हिजबुल्लाह के पीछे जाया जाएगा और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आतंकवाद जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक इन मेन आतंकवादी को खत्म नहीं किया जाए। जो बात 2025 की कर रहे हैं, हो सकता है ये भी हो, क्योंकि ये भी बड़ा अच्छा बताया गया है कि कुछ बातचीत के अंदर कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्टों से या पाकिस्तानियों से पूछा गया है कि क्या ये जो स्टेटमेंट एर्दोगन ने दी है, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आप उन्होंने बोल दिया कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि फ्रीडम फाइटर हैं। तो आपको पता ही है पाकिस्तान का रवैया क्या है। तो पाकिस्तान के जो बड़े अच्छे जर्नलिस्ट पैनलिस्ट थे, उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है। तो उसने बोला हम मान लें कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी एक फ्रीडम फाइटर है, वो भी एक प्रकार से टेररिस्ट ग्रुप नहीं है। वो कहता नहीं, वो तो टेररिस्ट ग्रुप है। तो यही है दोहरा मापदंड ऐसे देशों का, स्पेशली पाकिस्तान जैसे जिसने लश्कर तोबा जैसे, मोहम्मद जैसे आतंकवादों को पाला है, गुड और बैड टेररिस्ट। जब तक ये संसार इन चीजों में गुड और बैड टेररिस्ट में फंसा रहेगा और टेररिज्म की परिभाषा नहीं बन पाएगी, क्या हम लड़ पाएंगे टेररिज्म के अगेंस्ट? तो मुझे लगता है सबसे पहले तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड को इकट्ठा होना पड़ेगा टेररिज्म के अगेंस्ट। जब तक हम डिवाइडेड हैं ये बड़ा मुश्किल है। मगर मुझे लगता है कि इस 7 अक्टूबर के बाद ज्यादातर देशों की आंखें खोल दी हैं कि आज इजराइल कल हम भी हो सकते हैं। इसलिए आज आतंकवाद का साथ छोड़ दें और आप इजराइल का साथ दें और ये जो हमास है, हिजबुल्लाह है, इस्लामिक जिहाद, इसको खत्म करें। और खुशी की बात यह है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो भी खड़ा हुआ है साथ में, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इजिप्ट तक। वो कहते हैं हमें कोई लेना देना नहीं है, हम इन जो है आतंकवाद के साथ नहीं है। उनको भी महसूस होता है कि ये आतंकवाद अगर यहाँ है आज तो कल उधर भी फैल सकता है। तो मुझे लगता है एक अच्छी पहल है और आतंकवाद का सफाया होना चाहिए और आतंकवाद की लड़ाई इकट्ठा वर्ल्ड लड़ेगा तभी हो सकता है। अगर हम बटेंगे अलग अलग हिस्से में, फ्रीडम फाइटर और आतंकवाद की डेफिनेशन नहीं बता पाएंगे, तो फिर इसके आतंकवाद के अगेंस्ट लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक नई सोच आ रही है अभी, अब लोगों को महसूस होने लगा है कि अगर हम आतंकवाद के अगेंस्ट नहीं लड़ेंगे तो मानवता के लिए सबसे बड़ा आने वाले टाइम में डेंजर अगर कोई है तो वो ये टेररिज्म है और इंटरनेशनल टेररिज्म, जिसके अंदर इस्लामिक टेररिज्म बहुत ज्यादा जबरदस्त उभरा है, जो पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। चौधरी साहब। मिर्जा साहब, आखिर में मैं आपसे एक जरूर टिप्पणी चाहूंगा। हमारे यहाँ एक भिंडरावाला हुआ है, जर्नैल सिंह भिंडरावाला, और सब जानते हैं कि वो किसका पाला हुआ था, किसका पोसा हुआ था, किसका खड़ा किया हुआ था। इसी तरीके से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जहाँ जहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़े हुए हैं, उनके पीछे कौन कौन देश रहे हैं ये भी हम सब जानते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका पर भी आरोप लगते रहे हैं कि अलग अलग समय पर उसने भी कुछ आतंकवादी संगठनों को
प्रश्रय दी है, पैसा दिया है, फलने फूलने का पूरा मौका दिया है। ऐसे देशों की भी तो जवाबदेही तय की जानी चाहिए। ऐसे देशों को भी तो अब अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जो मानवता के संकट के लिए जिम्मेदार बने हुए हैं इस समय। देखें, जिन ममालिक की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो कोल्ड वॉर के ज़माने में जो है ये प्रॉक्सीज बनाई गई थी, फॉरेन पॉलिसी के एक्सटेंडेड आर्म के तौर पर नॉन स्टेट एक्टर्स को एम्पावर किया गया था। और जाहिर है उस वक्त कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए एक ही नजरियाती यानी इंटेलेक्चुअल वेपन था, और वो इस्लाम था, मुसलमान थे। क्योंकि वो प्रोपेगेंडा, मुसलमान को तो किसी के खिलाफ खड़ा करना हो तो आसान, सबसे आसान ये है कि कह दो ये काफिर है, अल्लाह को नहीं मानता। उसको तो बहुत ज्यादा कोई फिलोसॉफिकल एनालिसिस बताने की जरूरत नहीं है। जैसे पाकिस्तान में किसी को कत्ल करवाना हो तो कह दो कि भाई इसने कुरान की बेरुमती की है, इसने रसूल की शान में गुस्ताखी की है, दैट्स इनफ। वहां तो कोई कोर्ट एविडेंस नहीं चाहिए। तो इसीलिए CIA ने और दूसरी इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें होंगी उस वक्त, उन्होंने मुसलमानों की इसी कमजोरी का फायदा उठा के, या उनकी जहालत का, उत्तम जहालत जिसे कहते हैं ना, सुप्रीम जहालत का फायदा उठा के, तो इस किस्म की मजहबी बेस्ड प्रॉक्सीज बनाई थ्रू सऊदी अरेबिया, जो है वहाबी फंडामेंटलिज्म को परवान चढ़ाया। मतलब है, अब ये कोई छुपी बात तो नहीं है कि जो अफगान मुजाहिदीन थे जो रूस के खिलाफ लड़ रहे थे 1979-1980 में, जो महाजर कैंप थे पेशावर में, उनके बच्चों का जो सिलेबस है वो नेब्रास्का यूनिवर्सिटी में तरतीब पाया अमेरिका में। और नेब्रास्का यूनिवर्सिटी में जो साइकोलॉजिस्ट थे, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने जो कायदा होता है वो चेंज किया। यानी पहले हम पढ़ते होते थे अलिफ अनार, बे बकरी, पे पंखा, ते तख्ती, जीम जग। उन्होंने उसको चेंज किया, अलिफ अल्लाह, बे बंदूक, पे जो है वो पाकिस्तान, जीम जहाद। सो मच सो के सेकेंडरी स्कूल के सिलेबस में भी उन्होंने अलजबरा के जो सवाल होते हैं इक्वेशन के, उनको इस्लामिक बनाया, उनकी लैंग्वेज को। तो ये हुआ है। लेकिन अब वो मेरा ख्याल है उनको अब सीखना चाहिए कि लॉन्ग शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए इस किस्म की जो मैनिपुलेशन होती है ह्यूमन ब्रेन की और ह्यूमन माइंडसेट की, वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा नुकसान देती है, और वो शॉर्ट टर्म गेन जो है वो भी आप सस्टेन नहीं कर पाते। फिर जैसे अब हो रहा है इस वक्त अफगानिस्तान में, जिस जहाद को सोवियत यूनियन को खत्म करके वहां जमहूरियत लाने के लिए शुरू किया गया था, वहां सोवियत यूनियन तो चला गया कानों को हाथ लगा के, लेकिन उसके बाद आज वहां तालिबान बैठे हैं। आज मैं पढ़ रहा था 177th कंट्री में सबसे नीचे जो है वो पोल्स में आया है। इंटरनेशनल पोल हुई है जो वॉशिंगटन में, कि औरतों के राइट्स के हवाले से, कि सबसे कम दुनिया में इस वक्त राइट्स वहां हैं औरतों। इसी तरह आप देख लें, हमास है, ये ईरान है, ये सब है। तो इससे सीखना चाहिए। लेकिन जैसा मैं अपनी बात इसी बात पे खत्म करूंगा, जो जनरल साहब ने कही वो बड़ी अच्छी कही और मुझे भी बड़ी पसंद आई, और सच भी यही है कि या तो फिर आप ये पिक एंड चूज ना करें कि अच्छा तहरीक तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं है, और जो है वो हमास TTP दहशतगर्द है और हमास दहशतगर्द नहीं है। ये पिक एंड चूज ना करें, या फिर एक ही दफा जो है इस राक्षस का मुकाबला करने के लिए आओ मैदान में। और जो आप 2025 कह रहे, 2025 तक क्यों वेट किया जाए, शुरू किया जाए, काम हो गया शुरू। अभी तो बैठ के हाथ पे हाथ धरे बैठने का टाइम नहीं है, अभी तो इनका मुकाबला करने का टाइम है। दिल्ली की सड़कों से लेके केरला तक की सड़कों पर, बंगाल की सड़कों से लेके कश्मीर की सड़कों तक, इनका सड़कों पर मुकाबला किया जाए। इनके जुम्मे के खुतबों में जाया जाए, जुम्मे की नमाज में जो ये तकरीरें करते हैं मौलवी, उनको सुना जाए, गिरेबान से पकड़ के इनको घसीटा जाए अगर ये वहां फिरका वरायत की बात करते हैं। जो शख्स भी हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, कश्मीर में मुसलमानों को मजहब के नाम पे दूसरे से नफरत करने का दर्श देता है, उसको मिटा देना चाहिए। उसका कोई हक नहीं है जीवन का, उसका कोई हक नहीं है
इस धरती के ऊपर जहर की तरह जो है वो अपने जहरीले असरात छोड़ने का। जहरीली साजी हमें कबूल नहीं है। शायद जिन्होंने मुझे कहा था कि 2025 में दुनिया भर के देश मिलकर के इनसे निपटेंगे, उनको अंदाजा नहीं था कि अक्टूबर की 7 तारीख को ये कांड हो जाएगा। और मुझे लगता है कि वाकई जो बात आप कह रहे हैं कि क्यों इंतजार किया जाएगा अब 2025 का, अभी क्यों ना इनको ख़त्म किया जाए। तो मुझे लगता है कि हम आने वाले कुछ महीनों में बहुत कुछ देखने वाले हैं। बहुत बहुत बेशक। शुक्रिया आप दोनों का, आप जुड़े और इतना समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर जय हैविंग अस। हिंद। थैंक यू। जय बहुत हिंद। जय शुक्रिया। हिंद जय सर। हिंद। जय जम्मू जय हिंद सर। कश्मीर।